वेलकम। फिर से बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम के बारे में। अभी ये मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम जो है ये एक्चुअली क्या है, आइए जानते हैं। मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या है ये चीज़? इसका डेफिनेशन ये है, द क्वांटिटी of motion contained in a moving body is called momentum। तो मोमेंटम का मतलब क्या है कि किसी भी मूविंग बॉडी में जितने अमाउंट है मोशन के, कह सकते हो कि ये मोमेंटम ही है जिसके कारण जो बॉडी है ना वो मूव कर रहा है या फिर मूव करता है, ये कह सकते हो आप। मतलब एक बॉडी कितना मूव करेगा, कहाँ तक जाएगा, ये मोमेंटम के वजह से होता है। ओके, तो जब भी एक बॉडी मूव करता है तो हम क्या कहेंगे कि उस बॉडी में मोमेंटम है, इसी कारण से मूव कर पा रहा है। ठीक है ना? तो मोमेंटम है, इसी वजह से एक बॉडी मूव करता है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हो कि एक मूविंग बॉडी में मोमेंटम होता है। ठीक है ना? और मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, मतलब मोशन का क्वांटिटी क्या है, कितना मोशन का कितना ज़्यादा, मतलब कितना, यू कैन से कि क्वांटिटी मतलब वैल्यू कितना है इसका। जैसे कि मैं बोलता हूँ आई हैव 10 बुक्स, तो मेरे पास किताब है, तो किताब का क्वांटिटी कितना है मेरे पास? 10। ठीक है ना? अभी मोशन का क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन यही क्वांटिटी को किसी भी एक मूविंग बॉडी के अंदर यही क्वांटिटी क्या होता है, पहले से होता है, कॉन्टेन्ड होता है, स्टोर्ड होता है, जिससे कि बॉडी मूव करता है। ठीक है, जिससे कि बॉडी मूव करता है, और इसी को हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम मीन्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन का कितना क्वांटिटी है, कितना वैल्यू है इसका। वैल्यू नहीं कहूँगा इसको मैं, कह सकता हूँ कितने मोशन है, कितना क्वांटिटी को मैं क्या बोलूँ इसको, समझा तो मैं नहीं सकता इसको ठीक से, क्योंकि क्वांटिटी जो मतलब यू कैन से क्वांटिटी मीन्स यू कैन से व्हाट इज़ द अमाउंट, यू कैन से ओके। मतलब एक मूविंग बॉडी में कितना अमाउंट मोशन और स्टोर्ड है या फिर कॉन्टेन्ड है, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। मतलब एक मूविंग बॉडी में मोमेंटम होता है। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोमेंटम क्या है। अभी मोमेंटम को मेजर कैसे किया जाता है देख लेते हैं। मोमेंटम इज मेजर्ड by the amount, sorry, by the product of its mass and velocity। okay, mass and velocity, इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम इक्वल टू व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी।
ठीक है, तो मोमेंटम को कैसे हम मेजर करेंगे? मास को अगर हम वेलोसिटी के साथ इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मोमेंटम का वैल्यू के बराबर वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। और मोमेंटम का सिंबल क्या है? इट इज़ डिनोटेड बाई पी, इट्स डिनोटेड बाई पी, ठीक है, पी से डिनोट किया जाता है इसको, मोमेंटम को, ठीक है। तो अब अगर हम इसी इक्वेशन को सिंबॉलिक तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं तो कैसे कैसा होगा? तो ये होगा मोमेंटम का p, मास का m और वेलोसिटी का v। मोमेंटम मीन्स p विल बी इक्वल टू m इंटू v, ठीक है। हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है, मोमेंटम इक्वल टू एम भी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो क्या उसमें मोमेंटम होगा? तो मेरा आंसर होगा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जब भी एक बॉडी का वेलोसिटी ज़ीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो कह सकते हो, फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, क्योंकि रेस्ट है ना। रेस्ट में क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? ज़ीरो ही होता है, बिकॉज उसका कोई पोजीशन चेंज नहीं होता। पोजीशन चेंज नहीं होता तो उसका कोई स्पीड होता ही नहीं, बिकॉज डिस्टेंस कवर नहीं होता। तो डिस्टेंस कवर अगर ज़ीरो होता है तो टाइम गुजरने के साथ साथ डिस्टेंस ज़ीरो, मतलब क्या? रेस्ट में, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर ये v हो जाता है तो p विल बी इक्वल टू m इंटू ज़ीरो। तो p विल बी इक्वल टू m इंटू ज़ीरो मतलब क्या? ज़ीरो। तो p इंटू ज़ीरो, तो p मतलब क्या है? मोमेंटम इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसीलिए मोमेंटम सिर्फ मूविंग बॉडी में ही मौजूद होती है। रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट में मोमेंटम नहीं होता, ज़ीरो होता है मोमेंटम का वैल्यू, ठीक है। इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है मूविंग बॉडी, ठीक है। मूविंग बॉडी में ही मोमेंटम होता है, रेस्ट वाले बॉडी में नहीं, ओके। और कितना अमाउंट मोशन है एक मूविंग बॉडी में, ठीक है, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, एंड मोमेंटम मीन्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर से हमें एक फॉर्मूला मिल गया। अब इसका SI यूनिट क्या है? सो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे ही लिखा जाता है, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका यूनिट ऐसा ही है, kg मीटर पर सेकेंड, ओके, पर सेकेंड। ये है इसका SI यूनिट। तो हमें मोमेंटम के बारे में कुछ नॉलेज हमें मिल गया। अभी सेकेंड लॉ जो है ना, वो मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देख लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो क्या कहता है ये? तो इसके अनुसार द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum of a moving body is directly proportional to the net external force acting on the body, and this change takes place in the direction of motion। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें मैं मूविंग बॉडी नहीं लिखूँगा, ठीक है, सिर्फ बॉडी लिखूँगा, सिर्फ बॉडी लिखूँगा,
मूविंग बॉडी नहीं लिखूंगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the net external force acting on the body and this change takes place in the direction of motion। क्या कहा गया है समझो। बोला गया है एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी में या फिर एक बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट है मोमेंटम की चेंज में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, जब भी आपको ये वर्ड रेट दिख जाता है तभी आपको टाइम का भी इजहार कर लेना चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब होता है कितना मोमेंटम में चेंज दिख रहा है या फिर आ रहा है टाइम के गुजरने के साथ साथ, समझे। रेट का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसे मैंने बोला स्पीड, स्पीड क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के गुजरने के साथ साथ कितना डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है एक बॉडी के द्वारा, ओके। तो यहाँ पर मोमेंट चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम को ही हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब होता है जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वगैरह, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा एक्सेलरेशन। क्यों? बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मतलब क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी विल बी व्हाट, एक्सेलरेशन। प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम जो है, यहाँ पे देखो सेम है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, उसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, 2 सेकंड में कितना हुआ, 1.5 सेकंड में कितना हुआ, 2.5 सेकंड में कितना हुआ, 3, 3.5, 4.5 सेकंड में कितना हुआ, ऐसे करते करते टाइम के गुजरने के साथ साथ कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, उसी को कहते हैं हम एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और इसी में, और यहाँ पर भी क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, याद करके देखो, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है बताओ। चेंज ऑफ वेलोसिटी मुझे बताइए भाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम। है कि नहीं बताओ, है या नहीं बताओ मुझे। फाइनल मोमेंटम कैसे हुआ, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है v। इनिशियल मोमेंटम कैसे हुआ, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी है u डिवाइडेड बाई t, तो रेट हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चेंज जब भी आएगा क्या करना है बताया था मैंने, चेंज जब भी आता है फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दो, इसको कहा जाता है क्या, चेंज कहा जाता है इसको। और रेट आ जाता है मतलब टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो मतलब टाइम के साथ साथ जो चेंज हो रहा है मोमेंटम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के साथ। कौन सा फोर्स, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब जो फोर्स अभी इस बॉडी के ऊपर लागू हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स, इसमें लिख देता हूँ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अभी उस ऑब्जेक्ट पर लागू हो रही है या फिर हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ, समझे। मतलब उस बॉडी में जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उतना ही होगा फोर्स का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो डिराइव करते हैं इसको, ठीक है ना। तो डेरिवेशन, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ
of motion obtain a mathematical expression of force, या फिर इसके क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, और derive the relation F equal to ma, where symbols have their usual meaning. ओके, तो रिलेशन बताओ, डिराइव करो रिलेशन F इक्वल टू एम ए, जहाँ पर ये सिंबल्स जो हैं इनके कोई सेम मीनिंग है। मतलब सेम मीनिंग का मतलब कहते हैं कि F जो है वो फोर्स ही है, M जो है वो मास ही है, और A जो है वो एक्सेलरेशन है। कोई चेंज नहीं है इनमें, ऐसा नहीं कि F हो गया मोमेंटम, ऐसा नहीं, ठीक है। इनका सिंबल के साथ इनका मीनिंग भी यूजुअली रहा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए। व्हाट आर द इन्फॉर्मेशंस? लेट्स सी द इन्फॉर्मेशन। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कंसिडर करना पड़ेगा। मान लीजिए कंसिडर किया हमने एक बॉडी जिसका मास है m। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, moving with initial velocity u, ठीक है। let a constant force F acts on the body for time t, so that the body after time t is v। मतलब कंसिडर किया है कि बॉडी जिसका मास m है, जिसका जो एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जिसका वैल्यू है u, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इस बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई किया F। कांस्टेंट फोर्स मतलब इसका वैल्यू कांस्टेंट है। सपोज 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन ही हमने इस पर अप्लाई किया। 5 से ज़्यादा नहीं किया, 5 से कम नहीं किया, 5 को ही रखा कांस्टेंट, ठीक है। एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर टाइम टी सेकेंड्स के लिए, टी सेकेंड्स, टी मिनट, टी आवर्स के लिए क्या किया हमने? फोर्स को अप्लाई किया है, कांस्टेंट फोर्स को बॉडी पर, ठीक है। इससे क्या हुआ कि टाइम टी के बाद जो बॉडी है ना उसका वेलोसिटी हो गया v, सो दैट द वेलोसिटी, सॉरी इसमें लिखा नहीं, सो दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t इज v। मतलब टी से टाइम टी के लिए हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। करने के बाद टाइम टी होने के बाद, टाइम टी मान लीजिए 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड होने के बाद जो वेलोसिटी होगा ना उस बॉडी का, वो हो जाएगा v। क्यों? बिकॉज फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है? क्या बोला था मैंने? फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है? एक्सेलरेट मोशन होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के साथ साथ। तो 1 सेकेंड बाद क्या होगा? वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलेगा। 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वेलोसिटी में चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो उसी चेंज का, उसी वेलोसिटी, न्यू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसको हमने v पकड़ा है, ठीक है, इज v। अभी चेंज इन मोमेंटम क्या है? इसका वैल्यू कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम को इनिशियल से माइनस कर दो,
फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। अभी फाइनल मोमेंटम को क्या लिखेंगे, मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम के लिए क्या वेलोसिटी रहेगा, फाइनल वेलोसिटी, मास तो सेम रहेगा, तो एम भी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल वेलोसिटी, तो एम यू हो जाएगा। तो ये है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इसमें और एक लिख दो यहाँ पर, ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ द बॉडी। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बस नीचे टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब होगा एम भी को एम यू से माइनस करने के बाद एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी, टी से डिवाइड किया तो ये हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसे कहते हैं रेट। तो अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अभी न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ में क्या बोला था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फोर्स अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया हुआ होगा ऑब्जेक्ट पर, और जितना कम फोर्स अप्लाई किया गया है ऑब्जेक्ट पर उतना ही उस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कम ही होगा, ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, तो फोर्स अप्लाई को हम क्या लिखा था, हमने एफ लिखा था, कांस्टेंट फोर्स, याद करो, तो एफ हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितना लिखा है मैंने यहाँ पर देखो, एम भी माइनस एम यू बाई टी, तो लिख दो एम भी माइनस एम यू बाई टी, ओके, कर दिया, वेरी नाइस। अभी क्या करना है, अभी यहाँ से फिर से इम्प्लाइज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म्स में से एम कॉमन ले लो, कॉमन में क्या रहेगा फिर भी माइनस यू, कॉमन के बाद भी माइनस यू बाई टी, फिर से लिखो इट इम्प्लाइसेस एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी एम ए लिख दो, क्यू लिखूँ मैं, बिकॉज भी माइनस यू बाई टी किसे कहा जाता है, एक्सेलरेशन को कहा जाता है, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दो रीज़न सिंस भी माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए, ठीक है, हो गया। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, बस इम्प्लाइज दे दो, एफ इक्वल टू दे दो, इक्वल टू देने के बाद हमें एक कांस्टेंट बिठाना पड़ता है हमें, ताकि हम प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल साइन को यूज़ कर सके, ठीक है। ये जो के है ना, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये पहले पता नहीं था साइंटिस्ट लोगों को, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको पता चला कि इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो इसका यूनिट वैल्यू होता है, यूनिट वैल्यू। व्हाट इज़ यूनिट वैल्यू, यूनिटरी मेथड आपको पता है, यूनिटरी मेथड कैसे करते थे, अगर 10 बुक्स का कॉस्ट 500 है तो 1 बुक का कॉस्ट कितना होगा, 500/10, ठीक है, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। अगर बोला जाता है कि 10 किताब 10 बुक्स का कॉस्ट है सपोज 650, तो 13 बुक्स का कॉस्ट कितना होगा, तो अब क्या करते थे, 10 बुक्स के कॉस्ट से 10 बुक्स का कॉस्ट अगर 650 है तो यहाँ से आपको एक बुक का कॉस्ट निकाल लेते थे, और वहाँ से फिर 13 बुक्स का कॉस्ट इंटू करके निकाल लेते थे, ठीक है ना। ऐसे ही यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है, यूनिटरी मेथड मतलब 1 का खेल होता है, 1 यूनिट मतलब 1, ठीक है। अच्छा, तो अभी k इक्वल टू एम ए, ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें इक्वल टू साइन देने के बाद एक कांस्टेंट हमें देना पड़ा, ओके। अच्छा, ये हमें चैप्टर 3 ग्रेविटेशन में भी देखने को मिला था। ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या लिखा था हमने,
ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन द सेंटर्स। फिर यहाँ से हमने क्या किया था, F इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m इंटू एम, फिर मतलब इक्वल देने के लिए हमें एक कांस्टेंट हमेशा चाहिए होता था। तो वहाँ पर तो हमें कांस्टेंट था कि g का वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमने इसको यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर k का वैल्यू कितना देंगे हम, तो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया, करने के बाद उनको पता चला ओ भाई ये तो 1 ही होगा, ठीक है। तो उसे कैसे हुआ, तो देखो इसमें लिखा है, इसमें लिख दो वेयर k is a constant of proportionality, प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो k को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है। फिर k का वैल्यू 1 कैसा आया, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, द यूनिट ऑफ फोर्स कैसे हुआ देखो, द यूनिट ऑफ फोर्स which produces unit acceleration in a body of unit mass the unit of force is dead force, sorry, it's dead force, is dead force which produces unit acceleration in a body of unit mass, that is अगर f 1 यूनिट है और मास भी 1 यूनिट है और एक्सेलरेशन भी अगर 1 यूनिट है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अच्छा इसको इक्वेशन 1 पकड़ा गया है, इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में क्या होगा, f इक्वल टू एम ए, यहाँ से f का वैल्यू 1, m का वैल्यू भी 1, अच्छा सॉरी के एम ए है, के एम ए, सॉरी के एम ए। तो k का वैल्यू नहीं पता, k इंटू एम का वैल्यू 1, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी 1, तो सब कुछ 1, मतलब क्या यहाँ से k का वैल्यू आ जाता है 1। अच्छा, फिर पुटिंग द वैल्यू k इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू k इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर f इक्वल टू के एम ए, यहाँ से f इक्वल टू 1 इंटू एम ए, तो यहाँ से f इक्वल टू एम ए। अच्छा, अब आपको मैं समझाता हूँ क्या हुआ है यहाँ पर। तो देखो, द यूनिट ऑफ फोर्स 1 यूनिट फोर्स किसे कहा जाता है, ठीक है। मतलब हमें जो अभी इक्वेशन मिला, देखो हमें जो अभी इक्वेशन मिला है ना, f इक्वल टू के एम ए, तो अगर हम 1 यूनिट फोर्स मतलब हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी में जिसका मास भी 1 है और जिसका मास भी 1 है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूँ, मतलब दूसरे तरीके से समझाता हूँ, लैंग्वेज नहीं। तो देखो, अगर हमारा फोर्स अप्लाई किया हुआ है 1 यूनिट का, तो वो एक बॉडी जिसका मास है 1 यूनिट, ठीक है, उसमें उस बॉडी का मतलब उस बॉडी में ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा। कौन, ये फोर्स, क्योंकि फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन होता है, आपको पता है। तो अगर हमने फोर्स अप्लाई किया एक बॉडी में 1 यूनिट का और जिस बॉडी का मास भी है 1 यूनिट, तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा कितना, 1 यूनिट, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, 1 यूनिट फोर्स। और इसी से साइंटिस्टों ने क्या कहा कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। मतलब द यूनिट ऑफ फोर्स मतलब ऐसा फोर्स है जो कि यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता है। यूनिट एक्सेलरेशन मतलब क्या, 1 यूनिट मतलब क्या, हमेशा 1।
तो यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी, एक बॉडी में यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता है जिस बॉडी का मास भी यूनिट है, मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर भाई हमने इसमें 1 यूनिट फोर्स अप्लाई किया, सॉरी 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, मतलब 1 यूनिट, न्यूटन नहीं कहूँगा, 1 यूनिट फोर्स अप्लाई किया और उस बॉडी का मास भी है 1 यूनिट, तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा 1 यूनिट। मतलब क्या कि अगर F इक्वल टू 1 यूनिट है, M भी 1 यूनिट है, A भी 1 यूनिट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या, इसमें सारे के सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 जो था वहाँ पर F 1 है तो F को 1 बिठाया, K हमें पता नहीं कितना वैल्यू है K का, M कितना है 1 यूनिट, इसको 1 बिठाया, A भी 1 यूनिट है। सबको 1 बिठाने के बाद यहाँ पर K का वैल्यू भी क्या मिला, हमें 1 मिला। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 1 यूनिट मिल गया। ठीक है, अभी K का वैल्यू का हम फिर से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था, F इक्वल टू के एम ए, तो K का वैल्यू हमने 1 पुट किया तो F इक्वल टू एम ए, K हट गया, हटा नहीं है, हमें हटाया गया है। कैसे, इसका वैल्यू को जानकर, निकाल कर, इसके वैल्यू का कितना है इसका वैल्यू निकाल कर। मतलब साइंटिस्टों ने देखा कि अगर K का वैल्यू 1 होता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस इक्वेशन में। ठीक है, मतलब K का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मतलब 1 ही रहेगा इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, इसलिए उन्होंने K का वैल्यू इसमें हटा दिया, बिकॉज ये कांस्टेंट ही रहेगा। और 1 के साथ तुम कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 ही रहता, मतलब 1 के साथ तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो वो नंबर ही आपको मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें एक नया इक्वेशन मिल जाता है जो कि है F इक्वल टू एम ए। अभी F क्या है, फोर्स, M क्या है, मास, और एक्सेलरेशन है A। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हमें और एक फॉर्मूला मिल चुका है। ठीक है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी यूनिट क्या है फोर्स का, ये जान लेते हैं। यूनिट क्या है फोर्स का, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स तो कर रहे थे इतने दिनों से, फोर्स का SI यूनिट क्या है। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्लास 8 में पढ़ा था, न्यूटन होता है। आइजैक न्यूटन के नाम पर उनको ऑनर करने के लिए न्यूटन रखा गया है, जिसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और CGS यूनिट क्या है, CGS यूनिट भी देख लेते हैं। CGS यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स है डाइन, DYNE, इसका कोई सिंबल नहीं है। ओके, इसका डाइनी भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, जोक से पार्ट। अभी हम बात करेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है। 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, ये डिफिनेशन आता है एग्जाम्स में। सो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि 1 न्यूटन फोर्स किसे कहा जाता है। सो 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या है, 1 न्यूटन फोर्स का डेफिनेशन क्या है। सो 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। तो अभी ये डेफिनेशन देख के आपको ये वाला डेफिनेशन की याद आ गई होगी। कौन सा वाला, द यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑफ यूनिट मास। ठीक है, तो अभी 1 न्यूटन फोर्स क्या है, न्यूटन क्या है, SI यूनिट ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पर जितने भी वैल्यूज हमें मिलेंगे, मतलब एक्सेलरेशन भी SI यूनिट के, एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होगा, मतलब यूनिट होगा वो SI में होगा, मास का भी यूनिट SI में ही होगा। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या है भाई, 1 न्यूटन फोर्स मतलब उतना फोर्स होता है जिससे कि एक बॉडी जिसका मास क्या है 1 kg है, 1 kg है। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है कितने का, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, मतलब क्या है, ये वैल्यूज़ क्या है, यूनिट वैल्यूज़ है, यूनिट वैल्यूज़। 1 मतलब क्या, यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो 1 न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन SI यूनिट में है तो एक्सेलरेशन का यूनिट भी SI में है, मास का यूनिट भी SI यूनिट में है।
ठीक है, समझ में आ गया 1 न्यूटन फोर्स क्या है। तो अगर आपको पूछे कि 1 न्यूटन फोर्स क्या है भाई, तो आपको बोलना है कि 1 न्यूटन फोर्स मतलब उतना फोर्स होता है जितना फोर्स देकर एक बॉडी, जितना फोर्स हम देते हैं एक बॉडी में, जिस बॉडी का मास है 1 kg, और उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वन डाइन फोर्स कितना होगा भाई फिर। तो मेरा आंसर होगा कि सेम ही है, आंसर इज सेम, बट यूनिट जो होंगे ना वो CGS में चले जाएंगे, मतलब डेफिनेशन इज़ द सेम, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। बस आपको क्या करना है, बस आपको यूनिट को कर देना है चेंज। कैसे देखो, तो आपको लिखना है 1 न्यूटन इस जगह पर 1 डाइन ऑफ फोर्स, means 1 dyne force is that force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 ग्राम। ठीक है, मतलब 1 डाइन फोर्स उतना फोर्स है जिससे कि एक बॉडी में जिसका मास है 1 ग्राम, उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, या फिर प्रोड्यूस करवाता है ये फोर्स, 1 डाइन फोर्स। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 डाइन फोर्स 1 ग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता है, और इसी को 1 डाइन फोर्स कहते हैं हम। ओके, अभी देखो रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन, इनके बीच में रिलेशन भी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, बहुत सिंपल सा है रिलेशन। देखो कैसा होता है, देखो बहुत सिंपल सा है रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। पहले 1 न्यूटन क्या कहेंगे हम, 1 न्यूटन है फोर्स, फोर्स मतलब क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। 1 न्यूटन फोर्स में कितने मास का ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन होता है, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। 1 न्यूटन फोर्स में 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है। अब मैंने इंटू क्यों किया भाई, अरे भाया F=ma होता है, अभी हमने देखा डेरिवेशन करके। तो फोर्स 1 न्यूटन है, मास 1 kg है, इंटू एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और कोई डाउट है आपको, नहीं है ना, वेरी नाइस। ठीक है, तो F=ma की वजह से हम ये लिख पाए, वरना हम नहीं लिख पाते। अच्छा अभी बताओ 1 kg को अगर हम सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में चेंज करते हैं तो कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1 kg = 1000 ग्राम, और 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इक्वल टू ये 0.0000 ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सॉरी। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का तो यूनिट थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। जी हाँ, ये डाइन का है, तो 10⁵ डाइन लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे देखो, अभी दिखा देता हूँ साइड में, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो 1 डाइन को क्या लिखेंगे हम, सेम फोर्स =ma, मास कितना बोला था इसमें 1 ग्राम, और एक्सेलरेशन कितना बोला था 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट किसका है, डाइन का। तो यहाँ पर डाइन बिठा देंगे हम, क्यों, बिकॉज 1 ग्राम मतलब क्या, इसके साथ देखो, जब हमने डाइन बिठाया उसमें 10⁵ के साथ 1 इंटू हुआ है। ठीक है, 1 इंटू हुआ है, फिर जाके हम डाइन लिखेंगे 1 डाइन। क्योंकि देखो अगर हम इसमें ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 10⁵ इंटू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मुझे बताओ कि कोई चेंज आएगा 10⁵ में, कोई चेंज, कुछ वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 1 है, 1 के साथ कुछ वैल्यू चेंज नहीं होता। इसलिए हमने क्या किया, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका वैल्यू है, 1 डाइन का।
तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, डाइन लिख दिया। कोई असुविधा किसी को हुआ नहीं, इसलिए हमने डाइन लिखा। ठीक है, तो 1 न्यूटन का वैल्यू किसके साथ इक्वल है, 10⁵ डाइन के साथ बराबर है ये। मतलब 1 न्यूटन जो फोर्स है, जितना फोर्स होगा उसके 10⁵ डाइन के बराबर होगा 1 न्यूटन। तो 10⁵ मतलब कितना है, 10,000, 10,000 नहीं, 1,00,000, 1,00,000 मतलब 1,00,000 फोर्स देने के बाद, ठीक है, 1,00,000 डाइन फोर्स देने के बाद जाकर मिलेगा ये 1 न्यूटन फोर्स के बराबर। ठीक है, तो इतना पावरफुल है 1 न्यूटन फोर्स। ओके, पावरफुल नहीं कह सकते, यूनिट की जगह पर हर एक को यूनिट की जगह पर है, डिफरेंट यूनिट है ना, इसलिए डिफरेंट यूनिट है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन का वैल्यू कितना है भैया, 1 न्यूटन का वैल्यू है 10⁵ डाइन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, बाद में काम में आएगा, अभी काम नहीं आएगा, आपको बस इसको रिलेशन दिखाना है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको दिखाना है, लेकिन आपको सीख के ज़रूर रखना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोमेंटम के रिलेटेड क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है, थर्ड लॉ इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वन, लेकिन इसके जो थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लाइन का है, थर्ड लॉ इज ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाइन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।